नमस्कार। आप सभी टीजीटी आर्ट्स या नॉन मेडिकल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, खासकर ये वीडियो टीजीटी आर्ट्स के लिए है। और जेबीटी वाले जितने भी हैं वो एक सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारा कब होगा। तो मैं आपको एक हिंट सा दे देता हूँ कि जैसे आपका 16 जनवरी को जो है एग्ज़ाम ख़त्म होता है, तो आप ये लेकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है इसके 15 दिन, मिनिमम 15 दिन आप अगर होना ना होना वो एक अलग प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको अभी एक बात चेताना चाहूँगा कि आप अपने आप को टीजीटी आर्ट्स के 15 दिन के बाद जो है तैयार रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक हिंट सा दिया है कि फेब के बिगनिंग में जो है एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और टीजीटी आर्ट्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मौसम अगर ख़राब रहता है, बड़े सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि सर अगर एग्ज़ाम के दौरान मौसम ख़राब होता है, ऐसी वैसी कोई स्थिति होती है, तो बहुत सारे जो है वो सेंटर में जो है पहुंचना जो है मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी बात से ताल्लुकात रखता हूं और ये मानता हूं कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। और मैं इस बात को मतलब एक 100% तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर जैसे किन्नौर है, आपके पांगी है, आपके चंबा के अपर इलाके के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ शिमला के, कुछ किन्नौर के और कुछ अदर एरियाज़ के तो ऐसे में परिस्थिति ये बनती है कि चाहे वो टीसीएस करवाए, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना एक जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में जो है एग्ज़ाम यहाँ होना ना हो मतलब एक पॉसिबल नहीं है। उस समय जो है स्थिति जो है वो बिल्कुल मतलब पक्ष में जाएगी कि अगर मौसम खराब रहा तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस परिस्थिति को क्यों भाप के चले, उस परिस्थिति के लिए क्यों खुद को तैयार करें कि मौसम खराब होगा, क्योंकि मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। मौसम अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले रहा करता था कि उस स्थिति में जैसे अब बहुत सारा जो है आपने देखा होगा बदलाव आया है। हो सकता है 12 से 16 जनवरी के बीच में जो है मौसम चकाचक साफ हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 से 16 जनवरी के बीच में जो आपका एग्ज़ाम है, खुद को उसके हिसाब से तैयार कीजिए। और अब जो आपके पास एक महीने का समय है, एक महीना भी नहीं कहूँगा, 25 दिन का समय है, इसमें हाउ टू प्रिपेयर वाली फिलॉसफी में मत विश्वास रखिए, हाउ टू रिवाइज में विश्वास रखिए। हाउ टू रिवाइज जो है अभी आपके पास एक मात्र रामबाण है। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर आपका आपका 140 जो कंसर्न सब्जेक्ट सिलेबस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एड है, जो न्यू ऐड हुआ है, बारंबार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर इसको कैसे कवर करें। देखिए, इसको कवर अब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कवर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप जैसा देख पा रहे हैं तो आप उसको जो है एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक ओवरव्यू देखिए। आज के दौर में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन बड़ी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़िए या आप कहीं से भी सोर्स आपके पास बहुत सारे हैं। किंतु परंतु अगर मगर के झंझटों से दूर मैं यही कहूँगा कि अपने आप को 1 से 1.5 घंटा जो है, जो आपने पढ़ा नहीं है उसको टच कीजिए, और जो बाकी बचा है उसको ब्रेक डाउन करें, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो। 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, और 1 घंटा कोई इजी जो आपको लगता है कि जिस पे मेरी अच्छी कमांड है उसको पकड़िए, इकोनॉमिक्स को पकड़िए। 2 घंटे चाहे आप जैसे एक एक घंटे के स्लॉट के हिसाब से पकड़ो, लेकिन कीजिए उसको उस हिसाब से रिवाइज कीजिए। क्योंकि अभी का जो समय है आप जानते हैं कि परिस्थिति इसके बाद क्या होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि गवर्नमेंट्स के जो हाल हैं, जो गवर्नमेंट्स के हालात हैं वो भी काफ़ी बदतर हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो है शिफ्ट वाइज में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जानते हैं, चाहे मेडिकल के हैं और अब नॉन मेडिकल वाले भी एग्ज़ाम देंगे, तो आप श्योर नहीं होंगे इस बार। अगर आपके मान के चलो आपका 70% भी बनेगा तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 72 बाहर हो जाए, 64 अंदर हो जाए, हो सकता है 68 अंदर हो जाए, 75 बाहर हो जाए। तो ये कंडीशन हमेशा रहती है जब आप शिफ्ट वाइज में, जब नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि शिफ्ट वाइज जो है अलग एक
इनका अपना एक क्राइटेरिया रहता है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, वहाँ पर एग्ज़ाम का इजी लेवल सब कुछ चेक किया जाता है, उसके टॉप स्कोरर से लेके जो कट ऑफ तक का देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये सबसे एक मेन पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना था। और दूसरी बात, माइंड में एक चीज़ को अब जो है क्लियर रखना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, एग्ज़ाम में कितना भी बड़ा कोई तुर्म खान क्यों ना हो, गलतियां हर किसी से होती है, ये भी मान के चलना है। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट ये है, कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विद कॉन्फिडेंस अगर आपको मान के चलो, अगर आप 60% आपको या फिर 45% भी अगर आपको आता है, तो आप 15% जो है अपने एक जो एक गेस वर्क के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर काम करता है। मैंने तो अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको एक आप खुले होते हैं, आपको कोई फिर डर नहीं होता, आप एक मतलब निर्भीक अप्रोच के साथ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी कोई भी गलतियाँ, देखिए गलतियाँ होगी, गलतियाँ चाहे आप 10 एग्ज़ाम दिए हो, चाहे आप 20 एग्ज़ाम दिए हो, चाहे 50 दिए हो, गलतियाँ होगी। क्यों? क्योंकि गलतियाँ उन्हीं क्वेश्चंस में होगी जब आप जो है आपको लगातार 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर कहीं पर जो है एक ब्रेक डाउन होगा। आपने वो ध्यान रखना है, सीबीटी मोड में बारंबार उसको चेक करना है। टाइम काफ़ी है, मैं आपको कहूँगा कि टाइम ठीक है, इतना तो सॉरी, इतना तो होना चाहिए कि हम अपने टाइम को जो है वो मैनेज कर पाए। और टाइम आप अकेले के लिए कम नहीं है, अगर आपको कम लग रहा है तो बगल वाले को भी कम है, आपको ज़्यादा है तो दूसरे को भी ज़्यादा है। ये चीज़ें जो है मैटर करती है। और दूसरी सर्वोपरि जो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत मतलब एक तरह से कहूँगा कि अभी जो आप 22 से 25 दिन जिसके पास बचे हैं, अभी जो दिन रात एक कर देगा, मुझे लगता है वो जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। और कंपटीशन तो देखिए 45-50 हज़ार जहाँ पे एस्पिरेंट है और 500 टोटल वैकेंट पोस्टें हैं, तो फिर मतलब बहुत हैवी लेवल का कंपटीशन है। तो ये लेकर चलिए कि आपको बड़ी सारी जो है कशमकश के साथ आगे निकलना है। लेकिन उससे भी ऊपर जो आपने ध्यान में रखनी है चीज़ें, वो है अपने आप को स्टेबल करना, शांत करना, मन को स्थिर रखना, समय दो, सोचो। घबराहट आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, परेशानियाँ आएगी। अभी बड़े सारे एस्पिरेंट्स जो है परेशान हो चुके हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरी ज़्यादा अच्छी है। इसमें डजेंट मैटर किसकी कितनी अच्छी है। देखो, लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है एग्ज़ाम में आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी सालों की प्रिपरेशन की हुई जब ध्वस्त हो जाती है, फिर समझ आता है कि नहीं यार, वास्तव में मैंने चूक की है, मैंने बहुत नज़दीक से चूक की है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसके ऊपर थोप रहा हूँ तो लेकिन ये कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन पर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो एवरेज तरीके से पढ़ रहा था या पढ़ रहा है, जिसको लग रहा है बगल वाले के हिसाब से मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम की जब फील्डिंग होती है, बहुत मतलब अलग हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण सहित कहूँगा, कभी कभी साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है इंडिया को नाको चने चबा देती है, और कभी वही टीम जो है 70 पर भी धराशाही हो जाती है। तो 70 की टीम तो नहीं है, इंडिया भी कभी जो है वो 80 100 से नीचे जो है वो अगर अपना स्कोर बनाती है तो उतना दमखम तो वो भी नहीं रखती है। लेकिन जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो अंडर जब आप ऑन द फील्ड होते हैं, उस टाइम का जो परफॉर्मेंस होता है, उस टाइम का जो प्रेशर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक एक्सपीरियंस के माइंड पर होता है। आप बाहर से कितनी मर्जी जो है वो ऐसे करता, ऐसे खेलता, वैसे खेलता तो अच्छा होता, हम भी यही सोचते हैं कि काश मैंने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम खुद को, मैं ये जो क्वेश्चन है मैं ये नहीं करने वाली थी, मैं जो ये क्वेश्चन है ये नहीं करने वाला था। ये सवाल जो है बारंबार आपके माइंड को स्ट्राइक करते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें जो है हर किसी के साथ होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को धैर्य संयम के साथ एग्ज़ाम में रखना,
बिल्कुल 100% क्वेश्चन सेलेक्ट करें सबसे पहले और गिने कि आपको जो है, अगर मान के चलो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आपको कहा जाए कि 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उसमें से आपके 47 ठीक होने चाहिए, उस वैसे क्वेश्चन आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट करने हैं, चाहे आपके 50 में से 20 ही हो, चाहे आपके 25 ही हो, उसके बाद 50 में जाइए, उसके बाद 1/3 में जाओ, फिर 1/4 में, फिर एक ऐसा होगा जो आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा, उसके लिए एक सीरीज पकड़ो, एक सीरीज पकड़ो, उसके लिए चाहे बी पकड़ो चाहे सी पकड़ो, फिर वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब आपका पूरा टोटली गैस वर्क नहीं होता है, फिर एक सीरीज जो है वो पकड़नी अच्छी होती है। तो इस बड़े डिफ़िकल्ट दौर में, इस बड़े हताशा भरे दौर में, और बहुत मेहनत कर रहे हैं पुस्तकालय के भीतर अपना सब कुछ, मैं तो बहुत मैं भी इन चीज़ों को देखकर खुद हम तो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, एस्पिरेंट्स को देखते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं और फिर समाज के तानों को देखते हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जाने दो। और वो फिलॉसफी होनी भी चाहिए हर किसी के पास। जब आप खूब मेहनत करते हैं और आपके बारे में कोई कुछ फिर उल्टा सीधा कहे, कुछ भी, जब आप अपने आप से सेटिस्फाई है, यू आर डूइंग बेस्ट एट योर एंड, तो फिर किसी ना किसी XYZ के बारे में सोचना कि कोई, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखो, एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलो। मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर किसी और की स्ट्रेटजी होगी जिस तरीके से चले हो। अभी 1 महीने में अगर आप बोलेंगे कि मैं कैसे पढ़ूं, तो वो नहीं होगा। और 1 महीने में हाउ टू रिवाइज वो हो सकता है, लेकिन 1 महीने में TGT कमीशन कैसे निकालें, अगर ये आप देख रहे हैं तो आप गलत जगह हैं। ये मुझे आज की वीडियो में कहना था। और बाकी जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप हमारे साथ हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और मात्र एक छोटी सी मेंबरशिप रखी हुई है, इसीलिए कि आप एक टोकन ऑफ लव के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। आप लोग अगर हमारी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। कितने सारे लोग मुझे देखते हैं, और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी एक बेहतरीन मुकाम पर पहुँचो, और जहाँ भी मिलो खुशी से मिलो, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप लोगों का मैं दीदार करना चाहता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।